नमस्कार, आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट पुरुषोत्तम के साथ। लालू यादव ने घोषणा कर दिया कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी। उसके बाद से राजनीति में जो हलचल पैदा हुई है और उसका क्या इफेक्ट आने जा रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए हाजिर हैं हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेश्वर गौतम जी। आइए जानते हैं उन्हीं से कि क्या कुछ अब बिहार में होने जा रहा है। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। लालू यादव बड़े माझे हुए नेता हैं और उन्होंने कह दिया है कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी, तो ऐसे ही तो वो बयान दे नहीं सकते हैं। क्या वजह रही ये बात कहने के पीछे? देखिए, लालू जी का जो ये बयान है पुरुषोत्तम, इसके कई मायने हैं, इसके कई अर्थ हैं। आपको याद होगा पिछली बार जब हम लोगों ने एक डिबेट किया था, बहस किया था, उसमें ये चर्चा हुई थी, तो हमने कहा था कि नीतीश जी के दोनों हाथ में लड्डू है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, एनडीए के साथ है तो भी लड्डू है, इंडिया गठबंधन में आए तो भी लड्डू है ना। अब क्या है कि बिहार के डेवलपमेंट को लेकर नीतीश जी के पास एक मास्टर प्लान है। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की थी कि 2005 से लेकर 2010 के बीच में जो विकास की रफ्तार थी, वैसे ही रफ्तार इस बार दिखेगी। कारण उसका क्या था कि पहले जो उठापटक की स्थिति थी, उस उठापटक की स्थिति में नीतीश जी केंद्र के मामले में थोड़ा कमजोर हो जाया करते थे, क्योंकि साथ में सरकार थी। ये कहते भी थे तो दबाव नहीं बना पाते थे। आज स्थिति क्या है? आज नीतीश जी उस स्थिति में हैं कि नीतीश जी दबाव बनाएंगे और उस दबाव से बिहार का लाभ होगा। अब ये समझिए, लालू जी का बयान अगस्त में सरकार गिर जाएगी। और आपने कहा कि लालू जी बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। कोई अतिशयोक्ति नहीं है इसमें कि लालू जी बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं, थोड़ा अशक्त हो गए हैं। अन्यथा अगर आज की तारीख में लालू जी के हाथ में कमान होता तो हिंदुस्तान की राजनीति में कुछ अलग खिचड़ी पक रही होती। अच्छा, लालू जी के बारे में, लालू बहुत विजनरी लीडर है। तो हम आपको बताएं कि नीतीश जी के दोनों हाथ में लड्डू है। अब क्या है कि इस तरह का बयान आया, मैं आपको बता दूं कि इससे भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं कि नीतीश जी ने ही कहा हो लालू जी को कि लालू जी इस तरह का बयान दे दीजिए। मतलब पूरी तरह से प्रेशर जो है क्रिएट कर रहा है। प्रेशर क्रिएट, आप समझिए, लालू जी का बयान आ गया, अगस्त में सरकार गिर जाएगी, अगस्त में बजट सत्र पेश होना है। अच्छा। और उसी बजट सत्र में बिहार के लिए स्पेशल पैकेज की घोषणा होनी है। अरे गजब। ठीक है, बिहार के लिए जैसे आपको बता दें कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है नीतीश जी का कि जो मेट्रो लाइन है, उस मेट्रो लाइन को राजगीर के साथ जोड़ा जाए। अच्छा। कनेक्टिविटी उसकी हो। ठीक है, इस पर अप्रूवल लेना है ना। जीएसटी का जो बकाया पैसा है वो पैसा लेना है। और सबसे बड़ी बात यह कि बिहार के लिए स्पेशल पैकेज लेना है ना। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो चीजें बजट में लाने के लिए, बजट में अपनी बातों को मनवाने के लिए, है ना, ये एक प्रेशर पॉलिटिक्स है। और इस प्रेशर पॉलिटिक्स का लाभ निश्चित तौर पे बिहार को मिलने जा रहा है। कोई अतिशयोक्ति उसमें नहीं है। और मतलब नीतीश जी इधर रहे या उधर रहे, फायदा बिहार को है। फायदा बिहार को है ना। तो भाई सही बात है, एक बिहारी होने के नाते हम लोगों के लिए भी तो ये बहुत अच्छी बात है। मान लीजिए अगर जीएसटी का हमारा हिस्सेदारी का पैसा बचा है, वो पैसा हम मांग रहे हैं, तो कोई एहसान तो नहीं मांग रहे हैं। हम तो कह रहे हैं भाई हमारा जो हिस्सेदारी है वो हिस्सेदारी हमको दीजिए, है ना। और जो मेट्रो प्रोजेक्ट है, उस मेट्रो प्रोजेक्ट में बिहार पटना को राजगीर के साथ जोड़ना, और उसके साथ साथ 5 और जिले हैं जिन जिलों में मेट्रो की परियोजना को प्रारंभ करना है। ये नीतीश जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। कम से कम 6 ऐसी जगह हैं जहां एयरपोर्ट का प्रावधान नीतीश जी चाहते हैं। ठीक है, 10-12 ऐसी जगह हैं जहां एम्स चाहते हैं, मेडिकल कॉलेज। तो ये स्थितियां हैं और ये प्रेशर का वक्त है। हमको लगता है कि डिमांड नीतीश जी का होगा, और उसमें से मुझे लगता है 90% डिमांड बिहार वासियों का पूरा हो जाएगा। और ये सिर्फ इसलिए पूरा होगा कि केंद्र की जो सरकार है वो नीतीश जी के बैसाखी पे चल रही है। तो नीतीश जी मतलब तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो उनकी हिस्सेदारी है उस पर वो दबाव बनाते रहे और बिहार को फायदा पहुंचाते हैं। एक बात समझ लीजिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि नीतीश जी एक बहुत विजनरी लीडर हैं। और अगर नीतीश जी अपने राज्य के डेवलपमेंट के लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो पूरे बिहार को उनका समर्थन करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। अच्छा, कितना % चांस है कि अगस्त में सरकार गिर जाएगी और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ होंगे? देखिए, एक बात आपको बता देते हैं, ये सभी बातें समय के गर्भ में हैं। राजनीति में सह और मात का खेल चलता रहता है ना। और ये डिपेंड करता है कि उस समय कांग्रेस का स्टैंड क्या होता है। अच्छा,
कांग्रेस ने, जैसे कि अभी तक जो जानकारी हमको मिल रही है वो जानकारी ये है कि कांग्रेस ने ये मान लिया है कि कांग्रेस को इस पूरे सत्र में विपक्ष की राजनीति करनी है। अब ये डिपेंड करता है कि जो संयोजक हैं मल्लिकार्जुन खड़गे वो क्या स्ट्रेटेजी तय करते हैं, लेकिन सरकार गिरेगी ऐसी संभावना हमको कम दिखती है। मतलब इस बार कांग्रेस खुद चाह रही है कि हम अपोजिशन में रह करके और अपना अपोजिशन का धर्म का पालन करें। देखिए, कांग्रेस विपक्ष में रह के विपक्ष के धर्म का जो पालन है वह पालन करेगी। अभी राहुल गांधी ने एक लंबी यात्रा का फिर से ऐलान कर दिया है। यात्रा से राहुल गांधी को लाभ हो रहा है ना, और यात्रा से लाभ होता है। देखिए, यात्राओं का इतिहास अगर आप देखेंगे तो आप देखिएगा कि जिन जिन राजनेताओं ने लंबी लंबी यात्राएं की, क्योंकि यात्रा जो होती है वो जनता से कनेक्टिविटी होती है सीधे तौर पे। आप मंच से कोई संवाद करते हैं, उस संवाद में और आप जनता से डायरेक्ट रूबरू होते हैं, उसमें दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो राहुल गांधी ने अभी फिर से एक ऐसी योजना बनाई है। बीजेपी में यात्रा के दृष्टिकोण से आप देखें तो केंद्र का कोई ऐसा नेता नहीं है जो दिखता है कि जो इस तरह का स्टेप ले सके, इस तरह का काम कर सके, है ना। ये बहुत कठिन काम है, बहुत परिश्रम का काम है। तो ये राहुल गांधी ने घोषणा की है और इसका फायदा होगा, और इसका अभी फायदा ही हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा से जो फायदा हुआ वो फायदा आप देख रहे हैं कि कैसे घट के 49 आ गए थे, 49 से 99 पहुंच गए, है ना। तो और कांग्रेस जो है ये मान के चल रही है कि हमको अब 2029 की राजनीति करनी है। 2029 में ही कांग्रेस अपने बूते पर सरकार बना पाएगी। तो ये मुझे दिखता है। लेकिन बिहार के मामले में अगर हम देखें तो नीतीश जी के दोनों हाथ में लड्डू है, और नीतीश जी निश्चित तौर पे बिहार के डेवलपमेंट के लिए जितनी बार्गेनिंग हो सकती है बार्गेनिंग करेंगे और बिहार को उसका लाभ मिलेगा। आपने यात्रा की बात की तो यात्रा से एक यात्रा जो बिहार में चली थी, जन सुराज यात्रा, प्रशांत किशोर की जो यात्रा है, अब वो पार्टी बनाने जा रहे हैं। इसका क्या पूरा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें प्रशांत किशोर कितना इफेक्टिव होंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कल जगदानंद सिंह जो कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, उनका एक लेटर निकला, और लेटर निकला उन्होंने अपने नेताओं को आगाह किया कि साहब ये जो जन सुराज में जुड़ने की खबरें लगातार हमारे कार्यकर्ताओं की आ रही है ना, तो कृपया उससे सावधान रहें, उससे न जुड़ें, उनसे कुछ होने जाने को नहीं है। लेकिन उनको चिट्ठी इशू करना पड़ा। आप समझिए इसके पीछे कि जन सुराज के अंदर क्या करंट है ना। अच्छा, एक बात मुझे बताइए, चिट्ठी में यह भी लिखा था कि भाजपा की बी टीम है। हाँ, भाजपा की बी टीम, उनको मान के चलते हैं भारतीय। देखिए क्या है ना, आरोप लगाना, और भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अगर प्रशांत किशोर को आप कहें तो मुझे लगता है कि इससे बहुत ज़्यादा किनारा भी नहीं किया सकता है। क्योंकि आप देखेंगे अभी लोकसभा चुनाव का जो 2-3 चरण बीता, उसके बाद अचानक से प्रशांत किशोर मुखर हुए, और मुखर होकर उन्होंने कहना शुरू किया कि बीजेपी 303 के आसपास तो रहेगी ही, 303 से ज्यादा आगे भी जा सकती है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। ऐसा नहीं था कि प्रशांत किशोर को यह पता नहीं था कि बीजेपी डाउनफॉल में जा रही है। अच्छा। उनको खूब अच्छे तरीके से जानकारी थी, लेकिन अपने स्टेटमेंट के माध्यम से वो कुछ परसेंट वोटेज को वोट जो है, अच्छा। हाँ, उस वोट को अपनी तरफ मोल्ड करने की कोशिश कर रहे थे कि इससे बीजेपी को कुछ लाभ हो जाए। हालांकि वो हो नहीं पाया। अच्छा। हालांकि हो नहीं पाया, या अगर हो भी पाया होगा तो कुछ सीटों पर हुआ जिसकी वजह से बीजेपी 240 पे पहुंच गई, नहीं तो बीजेपी 210 पे अटक जाती। मतलब प्रशांत किशोर हैं। हाँ, प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं, और अगर राष्ट्रीय जनता दल ये आरोप लगा रही है कि प्रशांत किशोर बीजेपी की बी टीम है, तो इससे इनकार भी नहीं किया। विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर अपनी तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने घोषणा की है कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, है ना। लेकिन अभी उनके बारे में कहना कुछ जल्दीबाजी होगी, चूंकि हम लोग जितने दिनों से राजनीति को देख रहे हैं, राजनीति का जो करंट है वो करंट 72 घंटे के पहले आके कास्ट लाइन पर सेट कर जाता है। आज ही आप देख लीजिए अभी क्या स्थिति है। अभी स्थिति है कि साहब राजपूत को बनाइए भाजपा का अध्यक्ष, बनिया को बनाइए भाजपा का अध्यक्ष, राजपूत मंत्री नहीं बना। तो जातिगत राजनीति जो है, उस राजनीति से बिहार की पॉलिटिक्स अलग नहीं हो सकती है। और प्रशांत किशोर की टीम में आप देखेंगे कि वहां ब्राह्मणों को जरूरत से ज्यादा तवज्जो दिया जा रहा है। जितने नेता उनके आपको फ्रंट लाइन पर दिखेंगे, अच्छा। जितने प्रवक्ता आपको उन फ्रंट लाइन पर दिखेंगे, सभी को देख लीजिए। आप अपने ही जिले में देख लीजिए, आप पूर्वी चंपारण जिले में ही देख लीजिए। पूर्वी चंपारण में जितने भी कार्यकर्ता आपको मिलेंगे वो सभी एक ही जाति समुदाय के हैं। तो प्रशांत किशोर भी अपने आप को उस जातिगत राजनीति से अलग नहीं कर पा रहे हैं, अच्छा। है ना। ये अच्छा, ब्राह्मण वोट जो है आज की तारीख में, ब्राह्मण वोटों का 90% ब्राह्मण वोट जो है वो बीजेपी के साथ है ना। तो बीजेपी किस रूप में इसको देखेगी ये तो समय बताएगा। लेकिन अगर आरजेडी ये आरोप लगा रही है
कि प्रशांत किशोर जो है वो भाजपा की बी टीम है, तो गलत नहीं है। गलत नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छे से सारी बातों को आपने यहाँ पे रखा। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे कि बिहार में क्या कुछ हो रहा है और प्रशांत किशोर कितना इफेक्टिव होंगे, हमारे सर ने अभी नहीं बताया, क्योंकि हम इस पर पूरी तरह से बारीकी से एनालिसिस करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि प्रशांत किशोर क्या कुछ करेंगे, कितना सीट लाएंगे, आगे क्या कुछ होगा बिहार पॉलिटिक्स पे हमारी पैनी नजर रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।